दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं कि स्विंग ट्रेडिंग करके आप मार्केट से बड़ा पैसा कैसे बना सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है? आप एक स्टॉक को खरीदते हो, कुछ दिन के लिए अपने पास रखते हो, वो अगर प्रॉफिट में चले जाता है तो आप उसको बेच करके अपना प्रॉफिट कमा लेते हो। इसको दोस्तों कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग करना, यानी कुछ दिनों या कुछ हफ्तों के लिए स्टॉक को अपने पास रखना, प्रॉफिट बुक करना और उससे एग्जिट हो जाना, या उसका स्टॉप लॉस लग जाए तो एग्जिट हो जाना। तो आज की वीडियो में क्या स्ट्रेटेजी है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ? कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। इस वीडियो के अंदर कोई भी स्ट्रैटेजी दोस्तों हम नहीं बताएंगे। आपको कुछ ऐसे रूल रेगुलेशंस बताने वाले हैं जो आप अपनी खुद की स्ट्रैटेजी के अंदर अगर इंप्लीमेंट करेंगे तो आपके प्रॉफिटेबल होने की एक हायर प्रोबेबिलिटी रहेगी। और काफी लोग यहाँ पर मुझसे पूछने वाले, क्या भैया आप खुद करते हो स्विंग ट्रेडिंग या सिर्फ यूट्यूब के ऊपर वीडियोस बनाते हो, पैसा कमाते हो, कुछ ऐसा करते हो? तो मैं अपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कितना मैंने यहाँ पैसा कमाया जनवरी से लेकर के, मैं साल से लेकर के मतलब करंट ईयर से लेकर के कैलकुलेट करता हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और कैपिटल मैं आपको बता देता हूँ, 3-3.5 लाख की कैपिटल से ये ट्रेड हुआ है। यानी कैपिटल जो वो धीरे धीरे बढ़ी थी, यानी स्टार्टिंग में 3 लाख था, फिर धीरे उसके बाद 50,000 और डले, उसके बाद 50,000 और डले, फिलहाल 4 लाख है। तो अगर मैं इस पर रिटर्न कैलकुलेट करूँ तो लगभग 30% के आसपास का रिटर्न निकाला गया है अभी तक। जो आप देख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, 25-30% का आप रिटर्न कंसीडर कर सकते हैं। साथ में सिर्फ यही अकाउंट नहीं, और भी मेरे बहुत सारे अकाउंट है, प्लस मेरी फैमिली का अकाउंट है। मैं 3-4 अकाउंट मैनेज करता हूँ, तो कुल मिलाकर के मैं सारा रिटर्न नहीं दिखा रहा, सिर्फ एक अकाउंट का और एक स्विंग ट्रेडिंग का मैं आपको रिटर्न शेयर कर रहा हूँ। तो आप दोस्तों बात करेंगे ऐसे कौन से रूल एंड रेगुलेशंस है जिसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप प्रॉफिटेबल होने की एक हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी। क्योंकि बहुत सारी गलतियां हम करते हैं स्विंग ट्रेडिंग के अंदर, अगर आप उसको अवॉइड करेंगे तो मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत रिलैक्सफुल और बहुत प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं कौन सा रूल रेगुलेशन है ये जो आपको प्रॉफिटेबल बनाने में हेल्प करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या जरूरी है। सबसे पहले दोस्तों जरूरी है बेस्ट स्टॉक सिलेक्शन। वे स्टॉक अच्छा मिलेगा तो ही तो पैसा मिलेगा। स्टॉक ही अच्छा नहीं मिला तो नीचे चले जाएगा, पैसा ही नहीं मिलेगा, स्टॉप लॉस लगने ही लगना है। तो बेस्ट स्टॉक आपके लिए कौन सा होना चाहिए? बेस्ट स्टॉक सिलेक्शन कुछ कैटेगरी आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, जरा आप समझने की कोशिश करना। अमूमन देखिए, मेरे को भी कई सारी वीडियो में आपने कहते हुए सुना होगा और बहुत जगह आपने सुना होगा जी, निफ्टी की जो टॉप 50 कंपनीज है उस पर ट्रेड कर लो, या निफ्टी की जो टॉप 100 कंपनीज है उसके ऊपर ट्रेड कर लो। एक हद तक ये ठीक भी है, अगर आप बहुत रिलैक्सफुल और बहुत ही रिस्क फ्री ट्रेड करना चाहते हैं तो एक हद तक ठीक भी है। लेकिन यकीन मानिए कि मार्केट के अंदर पैसा वही स्टॉक बना करके देता है जो F&O के अंदर ट्रेड नहीं होता, यानी फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर ट्रेड नहीं होता। मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देखिए, मान लेता हूँ कि निफ्टी 50 का एक इंडेक्स ले लेता हूँ, ठीक है। निफ्टी 500, माफी चाहूंगा मैंने 50 बोला, निफ्टी 500 का एक इंडेक्स ले लेता हूँ, ठीक है। अगर आप गूगल के ऊपर सर्च करेंगे निफ्टी 500 स्टॉक्स तो एक पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी इंटरनेट के ऊपर, जिसमें 500 स्टॉक्स अवेलेबल है निफ्टी 500 के। और निफ्टी 500 में से मैं उन 200-250 स्टॉक को हटाना चाहता हूँ जो F&O के अंदर ट्रेड होते हैं, यानी फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर ट्रेड होते हैं। क्योंकि उनके अंदर दोस्तों प्रॉब्लम क्या होती है, देखिए स्विंग ट्रेडिंग वाले को क्या है कि उसने स्टॉक को खरीदा, मैं उसका 10% अगले दिन बढ़ गया, 5% बढ़ गया, कुछ दिनों में 20-30% बढ़ गया, ये एक महीने में 20-30% बढ़ गया, उसने अपना प्रॉफिट बुक करा और वो बाहर हो गया। लेकिन जो F&O के स्टॉक होते हैं उनको 20-25% एक महीने बढ़ने में बहुत तकलीफ हो जाती है। रीजन क्या होता है? F&O के स्टॉक में प्रॉब्लम क्या है? F&O के स्टॉक में दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि ऊपर की तरफ बैठे कॉल राइटर, कॉल राइटर को मुनाफा तब होता है जब मार्केट नीचे जाएगी, नीचे की तरफ बैठे हैं पुट राइटर, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये ना तो मार्केट को एकदम ऊपर जाने देते हैं ना मार्केट को एकदम नीचे जाने देते हैं। कोई रेयर चांस है कोई स्टॉक ऊपर भाग गया तो भाग गया, रेयर। लेकिन 70-80% ऐसा होगा कि वो ना तो एकदम ऊपर जाने देंगे, वो ऊपर से ऊपर वाला कहेगा भाई इसको नीचे लेके जाना पड़ेगा, नीचे वाला कहेगा इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा। तो एक सीमित दायरे के अंदर चलते हुए दिखाई देते हैं। और स्विंग ट्रेडिंग में दोस्तों मजा नहीं आएगा। स्विंग ट्रेडिंग में दोस्तों मजा तभी आएगा जब स्टॉक थोड़ा सा तेज भागे। भाई ब्रेकआउट आ रहा है, बहुत बड़ा ब्रेकआउट है, उसके ऊपर आपने ट्रेड लिया है, भाई 5-10% कभी तो भागे एक महीने के अंदर, एक दिन तो चाल दिखाए, 2 दिन तो चाल दिखाए 5-10% की ऊपर की, तभी तो मजा आएगा। यहाँ पर जो है F&O स्टॉक के अंदर ऐसा होना पॉसिबल नहीं होता। बहुत रेयर चांसेस होते हैं
कि 20-30-40% ये भाग जाए एक महीने के अंदर, लेकिन जो स्टॉक F&O के अंदर ट्रेड नहीं होते उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन सही नहीं, ना कोई कॉल राइटर बैठा है ना कोई पुट राइटर बैठा है, और वो स्टॉक भाग रहे तो भाग रहे हैं और कई बार वो गिर रहे हैं तो गिर भी रहे हैं। उन 500 कंपनी में से F&O वाली कंपनी हटा करके बाकी जो कंपनियां बची है उनके ऊपर आप देखिए, जो भी आपकी स्ट्रेटेजी है, जो भी आपका टेक्निकल एनालिसिस है, जो भी आप देखते हो स्विंग ट्रेडिंग के लिए, जो भी सिग्नल पिक करने के लिए देखते हो, वो उन स्टॉक्स में पिक करना शुरू करिए और F&O वाला स्टॉक मत लीजिए, आपको बेहतर रिजल्ट होते हुए दिखाई देंगे। सेकंड दोस्तों इंपॉर्टेंट रूल ये है कि एक बास्केट आपको क्रिएट करनी पड़ेगी अगर आपको प्रॉफिटेबल होना है। अब यहाँ पर देखिए, कुछ लोग यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन कई बार कुछ लोग 1 या 2 स्टॉक के अंदर ही अपना सारा पैसा लगाते हैं और स्टॉप लॉस लगाते हैं। कभी भी ऐसे काम मत करिए, इसमें पैसा बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कम से कम आपको एक बास्केट बनानी है। जैसे कि देखिए एक बास्केट है, इसमें बहुत सारे एग्स रखे हुए हैं, ठीक है। आप इस बास्केट में से मान लेते हैं एक एग गिर जाता है, टूट जाता है, तो बाकी एग बचे हैं जो वर्क कर रहे हैं अपना। ठीक इसी तरीके से अगर स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आप 20 स्टॉक रखते हो, देखिए मैं आपको कह रहा हूं कि मिनिमम 20 स्टॉक्स और मैक्सिमम 30 स्टॉक्स, यानी 20 से लेकर 30 स्टॉक तक आप रखेंगे, रेलिवेंट रहेगा और काफ़ी यूजफुल रहेगा। मेरे खुद के पोर्टफोलियो में अभी करंटली 27 स्टॉक्स है स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो 20 से 30 स्टॉक अपनी पोर्टफोलियो के अंदर रखिए। उससे होगा क्या, मान लेते 20 स्टॉक आपके पोर्टफोलियो के अंदर है और मान लेते कि आपने 1 लाख रुपए लगाए हैं, तो 1 लाख लगाए तो एक स्टॉक के अंदर आपने कितने लगाए, 5,000, ठीक है। अगर ये स्टॉक 10% गिर भी गया, मान लेते कोई स्टॉक है वो सडनली बेवजह 10% गिर गया, मान लेते 10% गिर गया, ठीक है, -10% हो गया ये। अगर ये -10% हुआ तो आपका कितना कैपिटल गया भाई, 5,000 रुपये में से कितना कैपिटल आप लूज करोगे, 500 रुपये, ठीक है। 500 तो लूज करोगे भाई। ऐसा तो नहीं कि सभी स्टॉक के अंदर ऐसा होगा, कोई एक स्टॉक था गलत पिक हो गया और वो गिर गया अगले दिन, या कोई इसके अंदर न्यूज आ गई, कुछ भी हो गया, 10% गिर गया या 20% गिर गया, 500 रुपये का नुकसान हो गया या 1,000 रुपये का नुकसान हो गया। तो आप ये देखिए कि आपकी जो 1 लाख की कैपिटल है, उस 1 लाख की कैपिटल में से कितना नुकसान हुआ, आधा %, 0.5% या फिर 1%, यही तो होगा, हद से तो और क्या होगा। और मान लेते कंपनी ही कोलैप्स हो गई, मान लेते कि कुछ ऐसा हो गया, कंपनी ही कोलैप्स होगी, पूरी तरीके से खत्म होगी, यस बैंक जैसा हाल हो गया, 80-90% स्टॉक गिर गया, तो आपकी ऑल ओवर कैपिटल में से कितना पैसा गया, 4%, 5%, यही तो गया। तो ये दोस्तों बास्केट क्रिएट करनी बहुत जरूरी है। अगर आप बहुत लो रिस्क टेकर हो तो इस बास्केट को थोड़ा आप बड़ा कर सकते हो, आप इसको लेके जा सकते हो 40 स्टॉक्स पर। थोड़ा सा अगर हायर रिस्क टेकर हो तो 20 स्टॉक की बास्केट बनाइए, आपके लिए ठीक रहेगा। और मीडियम रिस्क टेकर के लिए 30 स्टॉक की बास्केट ठीक रहेगी। और ज्यादा रिस्क आप कम करना चाहते हो तो 50 स्टॉक की बास्केट बनाइए, यानी अपने पोर्टफोलियो में 50 स्टॉक चूज करके रखिए। इन 50 स्टॉक के अंदर जो आपका टारगेट होगा वो आपने डिसाइड करा होगा अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से, स्टॉप लॉस भी आपने डिसाइड करा होगा। अब इसमें अगर देखिए, अगर एक स्टॉक पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाता है, उसमें सिर्फ आपके 2,000 रुपये लगे हुए हैं, अगर पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाता है तो आपकी ऑल ओवर कैपिटल में सिर्फ 2% ही उड़ रहा है, बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा। तो इतना दोस्तों सिंपल है कि आपको बास्केट क्रिएट करनी बड़ी जरूरी है। एक स्टॉक पे सारा पैसा ना लगाए, 2 स्टॉक पे सारा पैसा ना लगाए, 3-4 स्टॉक पे सारा पैसा ना लगाए, ये हाईयर रिस्क टेकर हो जाएगा। मार्केट कभी कभार वॉलेटाइल हो जाती है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो बास्केट क्रिएट करना दोस्तों बहुत जरूरी है। तीसरा रूल, सबसे ज्यादा लोग इस के अंदर गलती करते हैं, और मैंने अमूमन देखा है जो न्यू मेंटलिटी है, जो मार्केट के अंदर नया आ रहा है, मार्केट के अंदर बिगनर आ रहा है, वो हमेशा सस्ता खरीदने पे लगा हुआ है। और मैंने यहाँ पर एक टैगलाइन लिखी हुई है कि लंगड़ा घोड़ा नहीं जीतेगा, हमेशा दोस्तों वही घोड़ा जीतेगा जो तेज भाग रहा हो। यानी सिंपल दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अगर आपका पैसा कोई स्टॉक बनाकर दे सकता है तो वही स्टॉक बनाकर दे सकता है जो तेजी से भागता हुआ आपको दिखाई दे रहा हो। कुछ इस तरीके से नीचे जाता हुआ या सस्ता खरीदता हुआ आप स्टॉक से आप पैसा नहीं बना सकते। हो सकता है 1-2 आपके स्टॉक चल जाए, हो सकता है कुछ स्टॉक चल जाए, लेकिन मेन मजा जो आएगा ना ट्रेडिंग के अंदर, वो ऐसे स्टॉक्स में आएगा जो तेज भाग रहे हैं। और जो नए बिगिनर्स लोग हैं ना, वो भागते हुए स्टॉक को लेना पसंद नहीं करते, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि महंगा है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आप गलती करते क्या हो। मान लेते कि आप सब्जी मंडी गए, सब्जी मंडी तो अमूमन हम सब गए हैं, या हमारे घर की फीमेल्स गई है, मम्मी गई होगी, बहन गई होगी, वाइफ गई होगी, कोई तो गया होगा, आप भी कभी ना कभी गए होंगे। तो अमूमन है कि सब्जी मंडी के अंदर भाई मोल भाव तो हो गई होगा,
भाई उसको बोला ही जाएगा कि भाई इसको कम लगा, ये लगा, वो लगा। मुझे आप एक चीज बताइए, आप मोल भाव किस चीज का करते हो? मान लेते कि आप टमाटर वाले की रेडी पर गए, ठीक है, आपने टमाटर आपको खरीदने हैं और आप उसके ऊपर मोल भाव कर रहे हो, तो किन टमाटर के लिए कर रहे हो? आप उन टमाटर के लिए मोल भाव कर रहे हो जो टमाटर फ्रेश आपको दिख रहे हैं, जो आपको सही दिख रहे हैं, आपको लग रहा है कि भाई टमाटर सही है। लेकिन मुझे आप एक बात बताइए, बिल्कुल उसके साथ में कुछ ऐसे टमाटर रखे हैं जो बिल्कुल सड़े गले हैं, वो दिख रहे हैं, उनके ऊपर फंगस लगी हुई है, बिल्कुल गले हुए हैं, सड़े हुए हैं। क्या आप उन टमाटर के ऊपर मोल भाव करते हो? नहीं, वो चाहिए ही नहीं। वो 5 रुपए किलो में भी नहीं चाहिए, वो 2 रुपए किलो में भी नहीं चाहिए, वो 1 रुपया किलो में भी नहीं चाहिए, वो फ्री में भी नहीं चाहिए। करेंगे क्या उसका, है ना? वो फ्री में भी नहीं चाहिए, वो 2 रुपए किलो में भी नहीं चाहिए। लेकिन जो फ्रेश टमाटर है उस पर आप मोल भाव जरूर करते हो। लेकिन स्टॉक मार्केट में पता है लोग गलती क्या करते हैं, वो ऐसे स्टॉक लेना पसंद करते हैं, और वो जो सड़े हुए टमाटर है, आप पेनी स्टॉक पर आओगे जो 10 रुपए का चल रहा है, जो 20 रुपए का चल रहा है। आप ऐसे स्टॉक पर आओगे जो कभी 100 रुपए का हुआ करता था और वो धीरे 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 10 रुपए का हो गया। भाई कभी तो ऊपर बढ़ेगा, लेकिन कभी इनका फाइनेंशियल देखा करो इन कंपनीज का। ये लॉस कर रही है कंपनियां, इनके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है। ये वही सड़े हुए टमाटर है जिसको आप 1 रुपये में भी खरीदने के लिए तैयार नहीं हो, लेकिन ऐसी कंपनियों को हम इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि हम ये सोचते हैं कि कभी बढ़ेंगे। वो टमाटर कभी यूज आएंगे जो सड़े हुए टमाटर है, उसको क्या करोगे? उसको खाओगे, घर के अंदर सब्जी बनाओगे, बना करके बीमार हो जाओगे। ये वही स्टॉक है जिसको लेकर के आप बीमार हो सकते हो स्ट्रेस से, क्योंकि ये कंपनी कभी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी पता नहीं, लेकिन फिलहाल इनकी हालत बहुत खराब है। ये हजारों करोड़ रुपए का, कईयों करोड़ रुपए का नुकसान कर रही है, हर साल हर क्वार्टर में नुकसान कर रही है। और ऐसे स्टॉक आप इसको इसलिए लेना चाहते हो क्योंकि आपको ये सड़े हुए दिख नहीं रहे। टमाटर तो सामने सड़े हुए दिख रहे हैं, लेकिन आपने फाइनेंशियल खोल के देखा कभी इनका? ये भी सड़े हुए टमाटर के बराबर ही है। तो सड़े हुए टमाटरों को मत लो, हमेशा अच्छे टमाटर लो। अच्छे टमाटर पे मोल भाव करना ठीक है भाई, बहुत अच्छी कंपनी के ऊपर मोल भाव करना ठीक है, लेकिन सड़े हुए टमाटर के ऊपर ना वो सस्ता महंगा है ना वो महंगा महंगा है, वो किसी भी हाल में लेने लायक ही नहीं है, पोर्टफोलियो में रखने लायक ही नहीं है। तो वही दोस्तों आपको काम करना चाहिए कि बेशक थोड़ा महंगा स्टॉक हो, लेकिन कम से कम फ्रेश टमाटर तो हो, अच्छे टमाटर तो हो, आपकी हेल्थ को तो अच्छा करे। तो ये दोस्तों बड़ा जरूरी है। और अच्छी चीज हमेशा महंगी ही मिलती है, सस्ती नहीं मिलती। तो महंगा खरीदो, महंगा बेचो और मजे से जियो और इजी ट्रेड करो, आपको रियलिटी में अच्छे रिजल्ट्स देखने को जरूर मिलेंगे। दोस्तों स्टॉक मार्केट के अंदर ना एक प्रॉब्लम हो रहा है। मार्केट के अंदर क्या है कि बहुत सेंसिटिव है। क्या ये कह सकते हो कि भाई यहाँ के जो इन्वेस्टर हैं, खरीदने वाले या बेचने वाले, वो बड़े सेंसिटिव है। वो सेंसिटिव कैसे, जरा समझिए। किसी चीज की अगर हाइप बन गई ना तो उसको एकदम ऊपर उठा देंगे, और किसी चीज की हाइप बन गई तो उसको बेवजह नीचे भी गिरा देते हैं। और ऐसा अमूमन हर स्टॉक में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप प्राइस विद अर्निंग ग्रोथ देखेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा स्टॉक्स में देखना। मैं आपको इसका एग्जांपल दूंगा। अभी दोस्तों हमने पिछली स्लाइड में टमाटर का एग्जांपल लिया था, तो मैंने कहा था ना भाई सड़े हुए टमाटर ना तो फ्री में अच्छे हैं, ना 2 रुपए किलो अच्छे, ना 5 रुपए किलो अच्छे, ना महंगे अच्छे ना सस्ते अच्छे। उनका कोई यूज ही नहीं है, बिल्कुल खराब है। किसी जानवर को भी नहीं खिला सकते, उसकी हेल्थ खराब हो जाएगी। भी होता है ना भाई, एक चीज सस्ती मिल रही है, चलिए हम इसको नहीं खाते लेकिन जानवर के लिए ठीक है, किसी जानवर को दे दिया, या पत्ते खरीद के हमने सब्जी वाले से जानवर को दे दिए, गाय को दे दिए कि वो खा लेगी। अब अमूमन हम ऐसा करते हैं, मैं ऐसा करता हूँ कि बहुत सारे पत्ते वगैरह बच जाते सब्जी वालों के पास रात भर में, तो उनसे क्या वो इकट्ठे कर लिए, भाई तेरे को तो फेंक नहीं है, तू 1 रुपए किलो ले ले, 5 रुपए किलो ले ले, वो सारे लेकर के भाई आसपास में कोई गाय है उसको डाल दिया, उसके लिए भी अच्छा, और फ्रेश पत्ते हैं, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों हमें क्या करना चाहिए, हमेशा ध्यान रखिए, बहुत सारे मार्केट के अंदर ऐसे स्टॉक्स आपको मिलेंगे जो ऊपर जा रहे हैं, जिनका प्राइस आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिनका चार्ट आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ा सा आप उनके फाइनेंशियल पे फोकस करिए। क्या कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है? 2-3 चीजें देखनी है, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत डीपली नहीं जाएंगे फाइनेंशियल के अंदर। प्रॉफिट देखिए, भाई कंपनी कमाती थी 100 करोड़, 100 CR, फिर कंपनी ने मान लेते कमाने शुरू करे 150 CR, ठीक है, फिर कंपनी ने 200 CR कमाए, ठीक है, कंपनी ने कमाए फिर 250 CR। तो यानी कंपनी का प्राइस तो बढ़ रहा है, लेकिन साथ में उसकी प्रॉफिट्स भी बढ़ रहे हैं। प्रॉफिट के साथ देखिए कंपनी की सेल्स बढ़ रही है, सेल्स भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ प्रॉफिट नहीं। क्या कंपनी के अंदर रिवेन्यूज आ रहे हैं, सेल्स बढ़ रही है। मान लेते कंपनी ने अभी 1000 करोड़ की सेल की थी, जिसमें से 100 करोड़ का मुनाफा आया,
फिर कंपनी ने 2000 करोड़ की सेल करी थी जिसमें से कुछ मुनाफा आया। अब कंपनी ने 5000 करोड़ की सेल करी है जिसमें से 250 करोड़ मुनाफा आया। तो अगर आप किसी स्टॉक का प्राइस ऊपर जाते हुए देखते हो, थोड़ा सा फाइनेंशियल देख लो, बहुत मुश्किल नहीं है, फ्री साइट्स अवेलेबल है गूगल के ऊपर, बहुत सारी वेबसाइट्स है जो आपको एक ही झलक में बता देगी कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ एंड सेल्स ग्रोथ कैसी चल रही है। अगर प्रॉफिट ग्रोथ एंड सेल्स ग्रोथ ही आपने देख ली तो आपका मेरे ख्याल से 70 to 80% फंडामेंटल हो जाता है। बहुत ज़्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा जो घुसते हैं वो बहुत बड़े इन्वेस्टर होते हैं, उनको रखना होता है 20-20, 30-30 साल के लिए स्टॉक। हमें तो रखना ही नहीं, हमें तो स्विंग ट्रेडिंग करनी है, हमें तो कुछ 10-20% चाहिए होता है, वो लेकर के हम निकल जाते हैं। तो इतनी डीप एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, करना चाहे तो आपकी मर्जी है, लेकिन थोड़ा सा देख लो कि प्रॉफिट बढ़ रहा है, थोड़ा सा देख लो प्राइस बढ़ रहा है, और उसके बाद देख लो सेल्स बढ़ रही है। अगर सारी चीजें ठीक मैच हो रही है तो ठीक है। कई बार क्या होता है, कंपनी की सेल्स डाउन हो रही है, प्रॉफिट डाउन हो रही है और कंपनी का स्टॉक प्राइस बढ़ रहा है, क्योंकि वो ऐसे इन्वेस्टर उसके अंदर पैसा लगा रहे हैं या रिटेलर पैसा लगा रहे हैं जो फंडामेंटल्स उनको मतलब ही नहीं, वो तो टेक्निकल देख करके लगा रहे हैं। तो एक टाइम में ऐसे स्टॉक के अंदर क्या होता है, बबल बन जाता है और बबल के बाद वो गिरता हुआ आपको नजर आएगा। तो अगर किसी स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आप किसी स्टॉक को सिलेक्ट कर लो, थोड़ा सा दोस्तों उसका फंडामेंटल देख लो। यानी अब ये हो गया मोल भाव फ्रेश टमाटर के लिए, यानी हम वही टमाटर के अंदर पैसे लगाएंगे जो फ्रेश है और सही भाव पे मिल रहे हैं, यानी कंपनी भी ग्रोथ कर रही है और प्राइस भी ग्रो कर रहा है, तो वो हमारे लिए एक रेलिवेंट कंपनी दोस्तों होगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं स्टॉप लॉस की। स्विंग ट्रेडिंग के अंदर अमूमन ऐसा होता है कि बहुत लोगों की शिकायत है कि जी हमारे स्टॉप लॉसेस लग जाते हैं, जो स्टॉप लॉस हम डिसाइड करते हैं वो लग जाते हैं। कई लोग स्टॉप लॉस इंडिकेटर्स पे देखते हैं, कुछ मूविंग एवरेज, कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर देखते हैं। मैं आपकी बात बिल्कुल मानता हूं कि मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस एक बहुत बड़ी समस्या है, और गुस्सा तब आता है जब स्टॉप लॉस लगा करके स्टॉक ऊपर भाग जाता है, फिर और गुस्सा आता है कि भाई मेरा स्टॉप लॉस खाने के लिए आया था क्या, ऊपर भाग गया। तो ऐसी कंडीशन के अंदर दोस्तों मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आप बिग टारगेट के बारे में सोच रहे हो, थोड़ा सा बिग स्टॉप लॉस भी ले लो, कोई खास फर्क पड़ता नहीं। अब मैं ये क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जरा समझने की कोशिश करिए। अगर मैं मार्केट के अंदर 5% का स्टॉप लॉस रखूँ किसी स्टॉक के अंदर, तो 5% की जो स्टॉक की चाल है ना वो बेवजह हो जाती है। स्टॉक अच्छा भी होना, स्टॉक 50% डबल भी होना कुछ महीनों में, तब भी वो 5-10% तो ऊपर नीचे हो ही जाता है। इतनी वॉलेटिलिटी तो मार्केट के अंदर होती है। तो मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपका टारगेट बड़ा है तो स्टॉप लॉस बड़ा रखने में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। जरा इसको समझने की कोशिश करिए। कितनी बार ऐसा हुआ है कि कोई स्टॉक 20% बेवजह गिर गया हो, 20% बेवजह, बहुत कम देखने को मिलता है, कोई रीजन होगा तभी गिरेगा। लेकिन 5% बेवजह गिर गया हो, ये 2% बेवजह गिर गया हो, ऐसा तो अमूमन हो जाता है। टीसीएस के साथ भी हो जाता है, रिलायंस के साथ भी हो जाता है, एचडीएफसी बैंक के साथ भी हो जाता है, एसबीआई बैंक के साथ भी हो जाता है। बढ़िया फंडामेंटल वाले स्टॉक है, फिर धीरे धीरे वो बढ़ भी जाते हैं। तो मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा बड़ा रख लो टारगेट, थोड़ा सा स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि मैंने किसी स्टॉक के अंदर 40% का टारगेट रखा हुआ है, भाई 40% आएगा तो प्रॉफिट लेंगे और 20% आएगा तो हम स्टॉप लॉस लेंगे, तो यहाँ पर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो अभी भी आपका डबल हो गया। यानी आपका टारगेट बड़ा है, स्टॉप लॉस छोटा है, लेकिन ये 20% का स्टॉप लॉस इतनी जल्दी नहीं आएगा, टारगेट भी इतनी जल्दी नहीं आएगा। ऑब्वियसली टारगेट आने में भी टाइम लगेगा, लेकिन जो छोटी मोटी जो वॉलेटिलिटी होती है मार्केट की, आप उससे बच जाएंगे। अब आप कहेंगे जी 20% तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है, ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है। रिस्क मैनेज कैसे हुआ? मान लेते हैं कि 25-30 कंपनियां हैं, उसमें से 2-4 चले भी गए 20% वाले, तो नुकसान हुआ कितना? अब देखिए, जैसे एग्जांपल देते हैं, आपने 20 स्टॉक अपने बास्केट में रखे हुए हैं, ठीक है, एग्जांपल के लिए मान लेते हैं। अब इनमें से मान लेते हैं कुछ स्टॉक ऐसे थे जो 20% पे कट गए, यानी एक स्टॉक में आपने लगाए थे 5,000, 1 लाख रुपए के हिसाब से एग्जाम्पल ले रहे हैं, मान लेते हैं इसमें से 20% का नुकसान हो गया, तो आपको गया कितना? -1,000, इतना ही तो गया। अब ये -1,000 आपकी ऑल ओवर कैपिटल पे कितना है? 1%, इतना ही तो है, उससे ज्यादा तो नहीं है। तो यही दोस्तों मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं कि 20 के 20 स्टॉक 20% नीचे गिर जाएंगे, 20 के 20 स्टॉक 20% नीचे गिर सकते हैं। कब? जब मार्केट क्रैश होगी। उसका भी सॉल्यूशन बताऊंगा। मुझे पता है कि आपके मन में सवाल होगा, जी कभी तो मार्केट क्रैश होगी, उसका तो आपने कुछ बताया नहीं, उसका भी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए कि अगर एक दो स्टॉक खराब निकल गए, 20% लग गया, कोई बात नहीं, 80,000 रुपये नुकसान हो गया, बाकी स्टॉक तो चल रहे हैं, तो थोड़ा सा बड़ा रख लो। अगर आपका टेक्निकल एक सपोर्ट ले रहा है, जैसे कि आप रिसेंटली एक सपोर्ट देख लेते हो, भाई सपोर्ट के नीचे आप लगाते हो स्टॉप लॉस,
मान लेते हैं वो 5-7% का आ रहा है, तो उसके नीचे वाला स्टॉप देख लो सपोर्ट कहाँ आ रहा है। कोई बात नहीं, 15% नीचे आ रहा है, 15% नीचे वाला ले लेंगे, लेकिन बेवजह की वॉलेटिलिटी में नहीं काटेंगे, है ना। थोड़ा सा रीजनेबल रहने दो, स्टॉप लॉस को थोड़ा सा बड़ा रहने दो, आपकी ट्रेडिंग ईजी हो जाएगी, आसान हो जाएगी। तो कम से कम 10%, 15% या 20% के आसपास अगर स्टॉप लॉस मिल रहा है तो घबराओ मत, स्टॉप लॉस लो। इतना थोड़ी सी प्रैक्टिस आप करोगे, आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, क्यों थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस लेना बेटर होता है। कई बार हम कहते हैं छोटा स्टॉप लॉस छोटा टारगेट, कोई बात नहीं, हमारा टारगेट बड़ा है तो स्टॉप लॉस भी बड़ा है। टारगेट हमने 40% का ले लिया, स्टॉप लॉस 20% ले लिया, आपके काफी हद तक बेवजह की वॉलेटिलिटी में फिल्ट्रेशन हो जाएगी और आपको मजा आएगा स्विंग ट्रेडिंग में। अब दोस्तों लास्ट हम रूल के अंदर बात कर रहे हैं ऑलवेज रेडी फॉर क्रैश। जी हाँ, ये बड़ा जरूरी है, ऑलवेज रेडी फॉर क्रैश। मार्केट के अंदर क्रैश कभी भी आ सकता है, कोई भी नहीं बता सकता कि क्रैश किस वजह से आएगा, कब आएगा, लेकिन कभी भी आएगा। तो मैं नहीं चाहता कि भगवान करे कि आपने स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट करी रियल पैसे से और पैसा लगाते ही मार्केट क्रैश की तरफ चला गया। तो जो हम 20% स्टॉप लॉस की बात कर रहे हैं तो अमूमन सभी स्टॉक्स पे लग जाएगा, यानी लाख रुपए की कैपिटल में से 20,000 उड़ जाएंगे, 80,000 ही बचेंगे, ठीक है। तो आप ये नहीं चाहते, ऑब्वियसली कोई भी नहीं चाहता कि भी इस तरीके का नुकसान हमें हो। मार्केट में क्रैश आते रेयर है, लेकिन आते जरूर है, यानी आगे क्रैश आएगा नहीं आएगा, 100% आएगा। कब आएगा नहीं पता, कल आएगा, परसों आएगा, 1 साल बाद आएगा, 5 साल बाद आएगा, 10 साल बाद आएगा, 20 साल बाद आएगा, क्रैश आएगा ये कंफर्म है, लेकिन कब आएगा ये नहीं पता। तो हमेशा आपको रेडी रहना चाहिए क्रैश के लिए, आपको डरना नहीं है। अगर डरते रहोगे तो ट्रेड नहीं कर पाओगे। तो सॉल्यूशन क्या है? क्या हम सभी के अंदर 20-20% का स्टॉप लॉस दे दे? नहीं, मैं ये तो नहीं कह रहा कि 20-20% का स्टॉप लॉस दे दो। तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन बताता हूँ आपको, बहुत बढ़िया सॉल्यूशन, आपको डर नहीं लगेगा मार्केट से। देखिए मार्केट में होगा क्या, जैसे कि आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो और निफ्टी 500 के स्टॉक्स में कर रहे हो, तो ऑब्वियसली उसमें मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज होती है। तो अगर निफ्टी किसी रीजन से, मान लेते हैं मतलब ऑल ओवर मार्केट गिरेगी तो वो भी गिरेंगे, मान लेते हैं निफ्टी किसी रीजन से 50% गिर जाता है क्रैश में, 50% डाउन हो जाता है ठीक है, तो आपके स्टॉक दोस्तों कितने गिर जाएंगे? मान लेते हैं कि आपके स्टॉक 70% गिर गए या 80% गिर गए। ऐसा होगा कि जो स्टॉक्स है, पर्टिकुलर स्टॉक्स है, वो 70-80%, यानी निफ्टी से तो तेज गिरेंगे, टॉप 50 कंपनी से तो तेज गिरेंगे, ठीक है, 70-80% तक गिर गए। अब हालांकि आपने स्टॉप लॉसेस लगा रखे थे, आप शुरुआत में 20% पे निकल जाओगे, लेकिन हो सकता है कि आपको दोबारा कोई टेक्निकल बोले कि बाय कर लो, फिर दोबारा 20-20% लग गए तो 40% चला गया। हो सकता है तीसरी बार फिर सिग्नल मिला आपको क्रैश के अंदर ही, क्योंकि मार्केट एकदम गिरेगी तो नहीं, पहले गिरेगी फिर बढ़ेगी, फिर गिरेगी फिर बढ़ेगी। तो हो सकता है आपके 2-3 बार स्टॉप लॉस लग जाए और 60% की कैपिटल आपकी उड़ जाए, और उस केस में निफ्टी भी मान लेते 40-50% नीचे गिर गया। तो वहां पर क्या दिमाग पैनिक करता है, फिर लगता है भाई किस काम में लगे हुए, किस धंधे में लगे हुए हैं, क्या हम पैसा बंद करने के लिए लगे हुए हैं, तो कमाने के लिए लगे थे, तो रिलैक्सफुल ट्रेडिंग नहीं हो पाएगी, हमेशा डर लगा रहेगा। तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन बताता हूँ क्या कर सकते हो आप। तो अब दोस्तों हम यहाँ यूज करेंगे ऑप्शंस का। काफी लोग ऑप्शन सिर्फ पैसा कमाने के लिए करते हैं, पैसा कमाने के लिए ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स नहीं बनाए गए थे, ये बनाए गए थे हैज करने के लिए। तो जो उनका रियल पर्पज है, जिस वजह से ये बनाए गए थे, अब इसके रियल पर्पज को हम यूज करते हैं। देखिए मार्केट के अंदर होता क्या है, जो निफ्टी 50 है ना हमारा, ठीक है, जो निफ्टी 50 है उसके अंदर अगले 5 साल तक के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। सिर्फ एक ही इंडेक्स ऐसा है जिसके अंदर अवेलेबल होते हैं। जैसे कि देखिए ये देखिए 26 दिसंबर की एक्सपायरी 134 डेज बाद होगी, यानी इस साल का जो एंड की एक्सपायरी है उसमें 134 डेज है। उसके बाद अगले साल दिसंबर, यानी लगभग 497 डेज बचे, उसकी भी कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है। तो मान लेते हैं कि करंट ईयर की प्रोटेक्शन ले लेते हैं मार्केट में, हम मार्केट के क्रैश से जो है बचना चाहते हैं। तो एक काम करते हैं भाई, 5-10%, 20% तो मार्केट अमूमन वोलेटाइल होता ही है, उसको हम क्रैश तो मानते नहीं है भाई। 4-5%, 10% मार्केट कभी भी गिर जाता है, 15% भी मार्केट कभी भी गिर सकता है। तो एक रीजनेबल मान लेते हैं, कि 20,000 मार्केट का बहुत अच्छा सपोर्ट है, ठीक है। अब इसका हम एक पुट बाय कर लेते हैं, जो इस साल के एंड में दिसंबर में एक्सपायर होगा, लगभग 5 महीने बाद। तो अगर 5 महीने बाद ये एक्सपायर्ड होगा, मान लेते हैं कि हमने इसको बाय कर लिया, ठीक है। ये कितने रुपए का है? ये सिर्फ है 1385 रुपए का, 1385 का। मान लेते हैं एक की जगह हमने 2 बाय कर लिया, क्योंकि भाई हमारा पोर्टफोलियो भी थोड़ा सा वोलेटाइल है, क्योंकि हम थोड़े से छोटे स्टॉक पे काम कर रहे हैं। तो 2 बाय कर लिए, कितने का है? 2770 रुपए का है। अब ये गुरु दक्षिणा मान लीजिए मार्केट को देनी है, कुछ भी है, आपने बाय कर लिया।
इससे क्या बेनिफिट होगा, आप मार्केट के अंदर 20,000 पर कैप हो गए, यानी 20,000 से नीचे अगर निफ्टी 50 कभी गिरा, भगवान ना करे क्रैश हुआ, किसी भी वजह से क्रैश हुआ, तो वहां आपको नुकसान होगा स्विंग ट्रेडिंग के अंदर, ऑब्वियसली होगा, लेकिन ये आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट देगा। तो एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं मार्केट क्रैश होता है और मार्केट 30-40% नीचे चले जाता है, तो यहाँ दोस्तों देखते हैं निफ्टी मान लेते हैं नीचे जाता है, ठीक है, कितना मान लेते हैं निफ्टी 15,000 पर आ जाता है, क्रैश हो रही है मार्केट किसी भी रीजन से, निफ्टी मान लेते 15,000 पर आ गया, 37.9% नीचे निफ्टी गिर गया। इस केस में आपको कितना पैसा मिलेगा, इस केस में दोस्तों आपको पैसा मिलेगा 2.5 लाख के अप्रोक्स, 2.5 लाख रुपए ये कॉन्ट्रैक्ट आपको पैसा देगा। आपने खरीदा कितने का था, सिर्फ 2600 रुपए की चीज खरीदी थी और आपको 2-2.5 लाख रुपए यहाँ से प्रोटेक्शन के लिए मिल गया। तो हो सकता है कि आपको लॉस हो थोड़ा बहुत, ये सारा कवर ना करे लेकिन कुछ हद तक तो कवर करेगा। हमें पता लग गया कि मार्केट 20% तक नीचे जाएगी, हम झेल लेंगे, उससे नीचे जाएगी हम नहीं झेल पाएंगे, हमारा कैपिटल उड़ जाएगा, तो हमने पुट लेके रखी है ना मार्केट क्रैश के लिए। अगर मार्केट किसी रीजन से क्रैश होता है, कोई वॉर होती है, कुछ भी होता है, हमारे कैपिटल ये प्रोटेक्ट करेगा। और हमने एक की जगह 2 लॉट ले लिए, हम चाहे तो 3 लॉट ले सकते हैं। अगर हमारे पोर्टफोलियो थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव है, हमारा पोर्टफोलियो थोड़ा अगर ज्यादा सेंसिटिव है, तो 3 लॉट लेकर के कर लो, क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर और ज्यादा प्रोटेक्शन आपको मिल गई। तो थोड़ा सा दूर का ओटीएम का अगर आप पुट प्रोटेक्शन के लिए एज ए इंश्योरेंस ले लेते हो, ये आपके लिए ज्यादा फ्रूटफुल और ज्यादा रिलैक्सफुल हो सकता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ स्विंग ट्रेडिंग के लिए, सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। कोई भी चीज दोस्तों लाइव इंप्लीमेंट करने से पहले आपको पेपर ट्रेड कर लेना चाहिए, ताकि आपको पता लगे चीजें कैसे काम कर रही है। तो ज्यादा नहीं, आप दिन का अगर आधा घंटा भी दोगे तो अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से स्टॉक को सिलेक्शन करो, जो मैंने आपको रूल बताया उसको इंप्लीमेंट करो और देखो कुछ महीने की क्या रहता है। कुछ वर्चुअल ट्रेडिंग एप्स है जो आपको मार्केट में मिल जाएंगे, वेबसाइट मिल जाएगी, वहां पर वर्चुअल ट्रेड करके देखो, रियल पैसा उसमें नहीं लगता है, उससे आपको काफी हद तक समझ में आएगा चीजें कैसे काम कर रही है। मैंने अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपको दिखाया, यानी जो चीज मैं खुद करता हूँ वही दोस्तों मैं आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ। बाकी दोस्तों मार्केट में कभी भी नुकसान हो सकता है, मार्केट हमेशा रिस्की है, इस चीज को दोस्तों समझ के चलिएगा। कभी भी डेट वाला पैसा लेके, उधार लेकर के, ब्याज वाला पैसा लेकर के मार्केट में बेमतलब ट्रेड करने की कोशिश ना करें। आपके पास जो एक्सेस पैसा होता है जिससे आप कुछ एक्स्ट्रा इनकम चाहते हैं, वही दोस्तों मार्केट के अंदर यूज करें। बाकी दोस्तों वीडियो वाइंड अप करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों हमने लॉन्च करा इंट्राडे ट्रेडिंग का एक कोर्स, जिसमें हमने ऑप्शन स्कैल्पिंग और ऑप्शन सेलिंग, साथ में इक्विटी कैश के अंदर किस तरीके से आप इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं उसके बारे में बताया। क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए, कितने रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, क्या मार्केट के अंदर रिस्क है, क्या मार्केट के अंदर रिवॉर्ड है, इसके बारे में दोस्तों पूरा फ्रेमवर्क बनाया है। और ये सारी चीजें आपको मिल सकती है सिर्फ और सिर्फ 0 रुपीज में, यानी आपको कोई पैसा नहीं देना है, छोटे छोटे काम करने हैं। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, नहीं तो डिसलाइक, और कमेंट जरूर डाल दीजिएगा इस वीडियो के बारे में, आपकी क्या राय है, आपकी कुछ परेशानी स्विंग ट्रेडिंग को लेकर के तो वो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। और एक हमने दोस्तों गूगल फॉर्म हमने दिया है डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में, उसको फिल करके भेज देना, ताकि हम आपको ईमेल कर सके उसको। विदिन 1 and 2 डेज के अंदर हम आपको ईमेल कर देंगे और वो आपको डिलीवर हो जाएगा। और वो कोर्स देख करके आप इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो ये तो दोस्तों आज की वीडियो में, जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।